Hello students, Jai Hind everyone. Today we start our new chapter 7 in history, craft and industries. In this chapter we will discuss two very important industries during the British rule. इस चैप्टर में हम दो इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जब ब्रिटिश रूल था. ओके, दैट इज फर्स्ट इज जो है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सेकंड इज आयरन इंडस्ट्रीज. और इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर में उनका डिक्लाइन कैसे हुआ. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. इंडियन टेक्सटाइल यानी जो इंडिया का जो फैब्रिक था, जो कपड़ा था, वो कितना फेमस था पूरे वर्ल्ड में. सो इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड वाज फेमस फॉर इट्स फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड. मतलब जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड में किस लिए फेमस था? ना सिर्फ इसलिए कि वो एक लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर था, बल्कि जो कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी वो बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी की होती थी. और जो इंडिया का टेक्सटाइल होता था वो इतना ज्यादा फेमस था कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता था. वो ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में और साथ ही वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी. एंड नॉट ओनली दिस, इन 16th century यूरोपियंस स्टार्टेड परचेजिंग इंडियन टेक्सटाइल्स. मतलब जो यूरोपियंस थे 16th century में, उन्होंने जो इंडिया का टेक्सटाइल था, इंडिया का जो कपड़ा था, फैब्रिक था, उसको परचेज करना शुरू कर दिया था. और वो जो टेक्सटाइल्स परचेज करते थे उनमें बहुत से जो टेक्सटाइल थे वो किस तरह के थे, जैसे कि सच एज पटोला वीव विच वॉज वोवन इन अहमदाबाद, पाटन एटसेट्रा. अब यहाँ जो आपको इमेज में दिखाया गया ये क्या है? ये एक पटोला डिजाइन का कपड़ा है. अब ये एक वीविंग स्टाइल था, मतलब कपड़ा बुनने का तरीका था जो पटोला वीव था. और ये कहाँ पे बुना जाता था? अहमदाबाद, पाटन, और साथ ही से बुना जाता था सूरत में भी. और ये कपड़ा अपने डिजाइन, अपने वीविंग स्टाइल की वजह से इतना फेमस हुआ कि ना सिर्फ यूरोपियन नेशंस में बल्कि इट वॉज ऑल्सो फेमस इन इंडोनेशिया. ये इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ. इंडोनेशिया में ना सिर्फ ये कपड़ा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट अर्न कर पाया, ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करवा पाया अपने ट्रेडर्स को, बल्कि ये इतना ज्यादा उन लोगों को पसंद आया कि उन्होंने इस तरह का कपड़ा जो था, जो ये वीविंग पैटर्न था, इसे सीख लिया और वो पटोला जो वीव होता था उस तरह से अपने कपड़ों को भी बुनने लगे. Even many Indian words are still used in different foreign languages. All these were the names of various textiles of India. यानी आज भी ऐसे बहुत से इंडियन वर्ड्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं. और ये कौन से इंडियन वर्ड्स है? ये वो इंडियन वर्ड्स है जो बेसिकली वेरियस टेक्सटाइल्स के नाम थे जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? इंडिया में. तो ये नाम जो थे, जो ये अलग अलग नाम पड़े और ये जो वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज होने लगे, तो ये नाम कैसे पड़े ये भी जान लेते हैं. The first encounter of Britishers with fine cotton was through Arab traders in Mosul. अब जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनको इंडियन नाम कैसे पता चले, उसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है कि जो इनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ यानी सामना हुआ किसके साथ? फाइन कॉटन के साथ. वो किनके थ्रू हुआ था? थ्रू अरब ट्रेडर्स. और ये ने कहाँ पे मिले थे? मोसुल में. अब मोसुल एक सिटी है, ये कहाँ पे है? ये है इराक में. तो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉटन थी जो इन्हें मिली मोजुल शहर में, तो इन्होंने इस कपड़े का नाम क्या रखा? दे कॉल्ड इट मसलिन. अब ये जो आपको ये इमेज दिखाई गई है, इसमें जो ये ड्रेस दिखाई गई है, ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है मसलिन से. आपने अपने घरों में अपनी ग्रैंड मॉम्स और अपनी मॉम से कपड़े का नाम सुना होगा जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मलमल. अब ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की कॉटन होती है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है. इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मसलिन. And likewise, calico was the cloth which is made in Calicut. Calicut एक जगह है इंडिया में. तो जो कपड़ा वहां से था मिला, वो उसको क्या नाम से जाना जाता है? कैलिको. अब जो इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि जो पोर्टुगीज थे, ये सबसे पहले जब इंडिया में आए तो ये किस जगह पे आए? कालीकट में. तो इनका मेन एम तो ये था कि इन्हें क्या खरीदने थे? स्पाइसेस. लेकिन स्पाइसेस के साथ ही इन्होंने ये देखा कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा जो है यहाँ पे बुना जा रहा है कालीकट में. और उस कपड़े को जब उन्होंने यूरोप में ले जाकर बेचा, तो उन्होंने उस कपड़े को किस नाम से बेचा? कालिको या कैलिको नाम से. तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के जो नाम है, जो कपड़ों के नाम है,
वो फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज किए जा रहे हैं, और वो जो नाम रखे गए हैं वो बेसिकली उन जगहों के नाम पे रखे गए हैं जहां से उन्हें वो कपड़ा पहली बार देखने को मिला या उन्होंने परचेज किया। इसी तरह के कुछ और नाम भी थे, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, चारपुर। अब बेसिकली है तो ये जगहों के नाम, लेकिन क्योंकि इन्होंने इन इन जगहों से कपड़ा परचेज किया है और बाद में ले जाके उसे यूरोप में बेचा है, तो ये क्या करते थे कि थोड़ा सा उस वर्ड को मॉडिफाई कर देते थे और फिर उस मॉडिफाइड नेम के साथ उस फैब्रिक को अटैच कर दिया जाता था एक नाम। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कैलिकट है तो कैलिकट का कपड़ा जो है उसके साथ क्या नाम अटैच कर दिया, कुछ मिलता जुलता, जैसे कि कैलिको। तो इन जगहों से भी जो कपड़ा खरीदा उनको भी कुछ ना कुछ नाम अटैच करके यूरोप में बेचा गया और उससे बहुत ज्यादा उन्हें ह्यूज प्रॉफिट्स भी अर्न हुए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं फॉरेन लैंग्वेज में जो कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, इंडियन वर्ड्स के साथ, क्योंकि उस तरह का जो फैब्रिक था वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसे कुछ और नाम भी थे, जैसे कि some other words were chins and bandana, derived from the Hindi words chin and bandhana। तो जो ये आपको इमेज दिखाई गई है, फर्स्ट इमेज है चिन्स की, जो कि किस हिंदी वर्ड से लिया गया है, चिंत वर्ड से। अब ये जो कपड़ा होता था ये होता कैसा था, ये एक ऐसा फैब्रिक होता था जिसके ऊपर फ्लोरल डिजाइन होता था, यानी फ्लावर्स का एक डिजाइन होता था। और आपको यहाँ इमेज में भी यही दिखाया गया है, कपड़ा जिसके ऊपर एक फ्लावर का डिजाइन है ना। और ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था इंग्लैंड में कि वहां के जो रिच क्लास लोग थे, इवन जो क्वीन थी, वो भी इस कपड़े को पहनना पसंद करती थी। और साथ ही जो ये दूसरी इमेज है ये दिखाई गई है बैंडाना की या बांधना की। तो ये बेसिकली एक ऐसा कपड़ा होता था जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था। अब ये जो बांधना वर्ड है, अगर आप में से बहुत से लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं उन्होंने ये कपड़ा जनरली अपने घरों में देखा होगा लेडीज को यूज करते हुए, जिसे कहा जाता है बांधनी। तो वही कपड़ा फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जा रहा है बैंडाना नाम से, और ये स्कार्फ्स के तौर पे भी यूज होता था, या जो भी उनका अपना पर्पस था उसको यूज करने का, उस वे में उसे यूज करते थे। अब इस वर्ड को बांधना या बांधनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इस कपड़े को डिजाइन कर रहे हैं, उस पर कलरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कपड़े को बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे कलर किया जाता है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली टाई का प्रोसेस फॉलो करके बनाया जाने वाला एक कपड़ा है। तो उसका नाम क्या है, बांधना, जिसे कहा जा रहा है बैंडाना। यानी हमारे जो इंडिया के कपड़े हैं वो कितने ज्यादा फेमस थे। तो आपको ये तो पता चल गया कि यूरोपियन मार्केट में हमारा कपड़ा फेमस हो रहा है, तो थोड़ा सा और भी इसके बारे में जान ले कि आखिर इंडियन टेक्सटाइल्स की सिचुएशन क्या थी यूरोपियन मार्केट्स में। अगर बात करें इंडियन टेक्सटाइल्स की इन द यूरोपियन मार्केट्स, तो 18th सेंचुरी में हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थे वो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए यूरोपियन मार्केट में। अब जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जो फ्लोरल डिजाइन वाला कपड़ा उसको क्वीन तक पहनना पसंद कर रही है, तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड होने लग गई यूरोपियन मार्केट में इंडियन कपड़ों की। एंड ड्यू टू ह्यूज डिमांड द वूल एंड सिल्क मेकर्स, कहाँ के वूल एंड सिल्क मेकर्स, जो ब्रिटेन के सिल्क मेकर्स थे, वूल मेकर्स थे, स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन 1720। अब 1720 में ये हुआ कि जो वूल एंड सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जो वहां की गवर्नमेंट थी उससे ये कहा कि आप बैन कर दीजिए किस पे, कि कोई भी इंडियन टेक्सटाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा इंग्लैंड में, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो किनकी है, इंडियन टेक्सटाइल्स की, और उस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। एक्चुअली उनका ये कहना था कि क्योंकि अभी जो ब्रिटिश कॉटन मेकर्स है वो अपनी बडिंग स्टेज पर है। अब बडिंग स्टेज का मतलब ये होता है कि वो अभी अपने बिजनेस के बिल्कुल शुरुआती दौर में है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या चीज करना, compete कर पाना इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ। और क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, यानी वहां के जो सिल्क मेकर्स हैं, वूल मेकर्स हैं उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसे इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए। हालत ये हो गई थी कि बाद में to safeguard English producers, a calico printing industry grew under government protection। यानी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर एक इंडस्ट्री लगाई गई जहां पे कपड़ा प्रोड्यूस होता था। वो किस लिए लगाई गई, ताकि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स है उनको हेल्प आउट किया जा सके, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ रहे थे। बिकॉज जो इंडियन टेक्सटाइल था वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिमांड जो था गेन कर चुका था, कहाँ पे, यूरोप में, इंग्लैंड में।
तो उस वजह से जो इंडस्ट्री लगाई गई उसका नाम क्या रखा गया है, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे भी आप ये देखिए कि नाम जो है वो कैलिको रखा गया है। अब ये जो कैलिको था, अभी हमने ये इस बारे में डिस्कस किया ना कि वो किस वजह से रखा गया था कैलिको नाम, कालीकट जो जगह है उसके नाम पे। तो यानी नाम उन्होंने कौन सा रखने की कोशिश की है, इंडियन टेक्सटाइल वाला ही। एंड नॉट ओनली दिस, दे यूज टू कॉपी इंडियन प्रिंट्स। ना सिर्फ उन्होंने इंडियन नाम रखा है ताकि लोगों में एक ये भ्रम पैदा हो जाए कि वो कुछ इंडियन प्रोडक्ट ही परचेज कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, इंडियन प्रिंट्स को कॉपी भी कर रहे थे। और ये सब किस लिए किया जा रहा था, ताकि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या किया जा सके, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके। अब जब इतनी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ रही थी इंग्लैंड में कि उनको लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, टफ कंपटीशन जो है बियर करना पड़ रहा है इंडियन टेक्सटाइल की वजह से, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, थोड़ा डेवलप करें, सो दैट हम इस टफ कंपटीशन वाली सिचुएशन को फेस कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। एंड उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली कि कुछ इन्वेंशंस हुई, जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन की। So, with the invention of spinning jenny in 1764 and steam engine in 1786, cotton weaving became speedy and cheaper also. तो 1764 में जब ये स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन बनाई गई, ये जो आपको इमेज में दिखाया गया है ये स्पिनिंग जेनी है, और इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था जॉन के। एंड इसी तरह 1786 में एक और मशीन बनाई गई जिसका नाम था स्टीम इंजन, और इसको बनाने वाले का नाम था रिचर्ड आर्कराइट। तो जब ये इस तरह की मशीन्स बनाई जाने लगी तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो कॉटन वीविंग थी, यानी जो कॉटन को बुनने का जो प्रोसेस था, ना सिर्फ वो हो गया स्पीडी बट इट ऑल्सो बिकेम चीपर। अब देखिए स्पीडी तो आप समझ गए हैं कि हमें अगर एक सिंपल बात करें, एक एग्जांपल लें कि जैसे अगर आप इसे खुद हाथ से बना रहे होते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि वन मैन जो है वो सिर्फ क्या बना पाता है, एक पीस बना पाता है कॉटन का पूरे दिन में जो कॉटन क्लॉथ है। लेकिन अगर हम मशीन को यूज कर रहे हैं तो वही वन मैन अब बना पा रहा है, सपोज कर लीजिए 2 पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो इससे क्या हो गया, काम हो गया स्पीडी, और ये चीपर भी हो गया। चीपर इस वजह से हो गया कि जब हमने मशीन्स इंस्टॉल कर ली तो जो हमें बहुत सारे लोग लगाने पड़ते थे और उनको सैलरीज देनी पड़ती थी, तो अब मशीन की वजह से हमें लोग ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करने पड़ रहे हैं और सैलरीज भी थोड़ी कम देनी पड़ रही है, इस वजह से ये सस्ता भी पड़ने लग गया। तो अब जब ये इन्वेंशंस होने लग गई, मशीन्स का यूज होने लग गया, तो इस वजह से क्या हुआ, Britain with mechanized cotton production became a workshop for the world। यानी जो ब्रिटेन था अपनी मैकेनाइज्ड कॉटन प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि अब वो मशीन्स का यूज कर रहे हैं ना जो कॉटन प्रोड्यूस करनी है उसके लिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक वर्कशॉप पूरे वर्ल्ड के लिए। उसको वर्कशॉप के नाम से जाना जाने लग गया, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, और जो कपड़ा था वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता था, बहुत ही स्पीडीली प्रोड्यूस हो जाने लग गया। हालांकि अब जब से ये मशीन्स आई थी इस वजह से जो कपड़ा था बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहा था और बहुत ही चीप रेट पे प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल वाज स्टिल डोमिनेटिंग द वर्ल्ड मार्केट। जो इंडियन टेक्सटाइल था वो तब भी डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड मार्केट को, यानी अब भी उनका जो कंट्रोल था, जो दबदबा था वर्ल्ड मार्केट में वो ज्यादा था। इंडियन टेक्सटाइल को अभी भी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे और उसकी अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और हम इस बात का इस वजह से पता लगा सकते हैं कि मेनी यूरोपियन कंपनीज वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। मतलब अभी भी ऐसी बहुत सी यूरोपियन कंपनीज जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन डच कंपनी एंड देन फ्रेंच कंपनीज, ये अभी भी बहुत ज्यादा पैसा जो था अर्न कर पा रहे थे, किस वजह से, इंडियन टेक्सटाइल की वजह से, क्योंकि अभी भी इनकी बहुत ह्यूज डिमांड थी। So now that we know about the Indian textile and its huge demand, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन जो प्रोड्यूस होता था उसे प्रोड्यूस करने वाले लोग कौन थे, वो जो वीवर्स थे जिन्हें हम बुनकर कहते हैं, वो लोग कौन थे, कैसे थे, और वो अपना काम कैसे करते थे, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। Who were the weavers? आखिर वो जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो इस कपड़े को बुनते थे, बनाते थे, वो लोग कौन थे? Well, communities that had the quality of fine weaving, ऐसी communities जिनके पास क्या क्वालिटी थी कि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ा बुन सकते थे।
तो ये लोग क्या कहलाते थे? वीवर्स। अब ये कम्युनिटीज इस तरह का फाइन कपड़ा कैसे बुन पाती थी? वेल, जनरेशंस बहुत ज्यादा बीत चुकी थी यही काम करते हुए। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि एक ग्रैंडफादर थे जो ये कपड़ा बुनते थे, वीविंग का काम करते थे, बाद में उन्होंने ये क्वालिटी जो थी पास ऑन कर दी अपने सन को, और सन ने क्वालिटी पास ऑन कर दी अपने बेटे को, यानी कि जो इनका ग्रैंडसन था उसको। तो ग्रैंडफादर से ये क्वालिटी गई सन के पास, और फिर ये क्वालिटी किसके पास गई? ग्रैंडसन के पास। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये क्वालिटीज पास होती जा रही थी। और जो लोग ये बहुत पहले से काम करते आ रहे थे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? वीवर। दे हैड डिफरेंट नेम्स: तंती, जुलाहा, काइकोला। अब जो ये आपको इमेज में दिखाया गया है, ये एक वीवर है और ये क्या कर रहा है? कपड़ा बुन रहा है। और इंडिया में बहुत अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता था। जैसे कि बंगाल में इन्हें कहा जाता था तंती, जुलाहा इन्हें कहा जाता था नॉर्थ इंडिया में, और कायकोलार कहा जाता था इन्हें साउथ इंडिया में। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि इनके अलग अलग नाम थे, और ये जो वीवर से बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बुनते थे, लेकिन इसका प्रोसेस क्या था वो भी जरा समझ लेते हैं। Well, women used to spin thread on चरखा and roll it on तकली। अब जैसा कि यहाँ आपको इमेज में दिखाया गया है, ये जो लेडी है ये क्या कर रही है? ये चरखा के ऊपर क्या कर रही है? थ्रेड बना रही है। अगर आप ये देखें तो ये उन्होंने क्या किया, ये सारा एक प्रॉपर थ्रेड जो है उसको बना रही है। और जब वो थ्रेड बन जाता था तो उसे रोल कर दिया जाता था तकली पे। अब तकली आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा वुड का पीस जिसके ऊपर उस धागे को आप लपेट के रख देंगे। सो दैट इज तकली। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता था कि क्लॉथ वाज डाइड बाय रंग रेज। जो वो कपड़ा तैयार होता था उस थ्रेड में से, उसको डाई करने के लिए यानी उसको रंग करने के लिए किसके पास भेजा जाता था? रंगरेज के पास। तो आप ये रिलेट कर सकते हैं नाम कि रंग किया जा रहा है तो उसको कौन रंगेगा? रंगरेज रंग रहा है। मतलब आपको भी ये समझ आ रहा है कि आपने इन वर्ड्स को कैसे रिलेट करना है। एंड ब्लॉक प्रिंटेड बाय छिपिगर्स, यानी वो लोग जो उसके ऊपर एक ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे, उसको एक अच्छा डिजाइन देंगे, उनको हम क्या कहते थे? छिपिगर्स। तो आपको ये भी समझ आ गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसकी इतनी ह्यूज डिमांड थी वर्ल्ड में, उसकी क्वालिटी कितनी फाइन थी, और आप ये भी जान चुके कि उसको बनाने का प्रोसेस क्या था, और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो जब आपको ये सारा चीज समझ आ चुकी है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल जो था, वो इंडस्ट्री जो पूरा था इंडियन टेक्सटाइल का, वो डिक्लाइन कैसे होने लगा। तो वो ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने डिक्लाइन फेस किया। द फर्स्ट वाज टफ कंपटीशन। अब हुआ ये कि जो ब्रिटिश कॉटन मिल्स थी ना, क्योंकि वहां पे तो इंट्रोड्यूस हो गई थी बहुत सारी मशीनरी, मतलब उन्होंने तो अपनी टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप कर ली थी ना। देयर वाज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हिच वाज एक्सपीरियंस्ड ओवर देयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर के तौर पे ये उभर के आए हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अब ये क्या कर पा रहे थे, अपना जो भी इनका प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्पीडीली बना पा रहे थे और बहुत ही चीप रेट पे। इसको अगर मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए कि आपके घर के पास ना दो शॉप है, एक है फर्स्ट नंबर शॉप और एक है सेकंड नंबर शॉप। अब ये जो शॉप है इसको हम सपोज कर लेते कि ये ब्रिटेन की शॉप है और ये है इंडिया की शॉप। अब जो ब्रिटेन वाले हैं ये टेक्सटाइल को बिकॉज ऑफ देयर मशीन्स बहुत ही फास्ट बना लेते हैं, यानी ये आपको हार्डली वन डे के अंदर वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको खरीदनी है। और जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी ये जो शॉप है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं स्लो, रीजन बीइंग ये मशीन्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना, तो उस वजह से ये आपको जो प्रोडक्ट है कितने दिन में दे पाते हैं? सपोज कर लीजिए 2 डेज के गैप पे। तो अब बताइए आप कौन सी शॉप पर से सामान खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वहां से ना जहां से आपको जल्दी सामान मिलता है। तो सेम वाज द कंडीशन एट दैट टाइम आल्सो। इस वजह से एक ऐसा टफ कंपटीशन अराइज हो गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने डिक्लाइन फेस किया। मोर ओवर ब्रिटेन इम्पोज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी ब्रिटेन ने क्या किया? हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना कि जो सिल्क मेकर्स और वूल मेकर्स है ब्रिटेन के, उन्होंने क्या कहा था अपनी गवर्नमेंट से कि इंडियन टेक्सटाइल को आप बैन कर दीजिए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी इंडियन टेक्सटाइल्स पे।
अब आप में से बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, और अगर ये हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी हो तो उसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई मिस्टर ए है और ये क्या कर रहे हैं, ये है एक इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। अब अगर इन्हें किसी फॉरेन कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है तो उस कंट्री में उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा, टैक्स। और ये जो टैक्स होता है ना, जो कि वहां पे अगर आप फॉरेन कंट्री में अपना सामान बेचने के लिए पे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ ड्यूटी, जो कि कही जाती है इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा कपड़ा बनाया था जिसको कि वो मार्केट में बेचना चाहते थे 100 रुपीज में, और अगर उस पे उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ गई 50 रुपीज की, तो अब उस कपड़े की कीमत हो जाएगी 150 रुपीज। यानी जो वो प्रोडक्ट था, जो वो कपड़ा था, उसकी कॉस्ट जो है वो हो गई इंक्रीज। अब ऐसे टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स जो है आपको उतना ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं 100 रुपीज में, तो आप कौन सा कपड़ा चूज करेंगे, वही ना जो आपको कम दाम पे मिल रहा है। सो सच वाज द सिचुएशन जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल जो था वो डिक्लाइन फेस कर रहा था। सिमिलरली कुछ और भी रीजंस थे। अब देखिए, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफ्रीकन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट। दिस मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे ऑफ द टेक्सटाइल, इनकी जो सेल थी वो इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। वेयरएज जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल थे, इनकी जो सेल थी वो होती चली गई डिक्रीज, क्योंकि अब लोगों को बहुत स्पीडीली जो था उनका प्रोडक्ट भी मिल जाता था और कम दामों पे मिल जाता था। तो इस वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उनको डिक्लाइन फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज उनकी जो सेल थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। प्लस ब्रिटिश कॉटन फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब हुआ ये कि जैसे पहले अगर पास की बात करें तो क्या सिचुएशन थी, हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था वो जा रहा था ना ब्रिटेन में। अब क्या होने लग गया कि ब्रिटिश जो कॉटन थी, ब्रिटेन से आई हुई जो कॉटन थी, वो इंडिया में बहुत ज्यादा आ गई। इस चीज का आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि 1830 में ये सिचुएशन हो गई थी कि इतनी ज्यादा इंडियन मार्केट में ह्यूज इनफ्लो हो गया था कॉटन का, जो कि ब्रिटेन से आ रही थी, कि मतलब ये सिचुएशन पैदा हो गई थी कि 2/3 जो हमारे कॉटन जो क्लोथ्स बने होते थे इंडियंस के, वो किससे बने होते थे, ब्रिटिश कॉटन से। तो सपोज कर लें कि अगर किसी के पास 30 पीसेज ऑफ ड्रेसेस हैं तो उसका 2/3, यानी उसके पास कम से कम जो 20 ड्रेसेस होते थे उस इंसान के पास, वो किससे बने हुए होते थे, ब्रिटिश कॉटन से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और इसकी वजह से और क्या चीजें हो गई थी। इंडियन वीवर्स वर बैडली हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हमारा सामान फॉरेन कंट्रीज में तो नहीं बिक रहा, यहाँ तक कि इंडिया में ही अब जो है वहां पर भी बिकना बंद हो गया, बिकॉज क्या हो गया, ब्रिटिश कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई है मार्केट में। तो जो इंडियन वीवर्स थे, यानी जो हमारे बुनकर थे, वो बेरोजगार हो गए। इतनी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई कि फाइनली हुआ ये कि दे फाइल्ड अ पिटिशन एज पीपल वर बाइंग ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल। मतलब उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया, वो लोग कोर्ट में चले गए, वहां पे उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया, क्योंकि अब वो लोग क्या चाह रहे थे कि हमें सेफ गार्ड किया जाए। जैसे ब्रिटेन के जो वूल मेकर्स थे वो गए थे ना अपनी गवर्नमेंट के पास, सिमिलरली यहाँ इंडिया में भी लोग कहाँ पहुंचे, कोर्ट में पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, पिटिशन फाइल किया। अब हालांकि उन्हें इसमें कोई सॉल्यूशन मिला या नहीं, उसके बारे में हम कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि हालत ये थी कि बस हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बस डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी। अब हालांकि सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि जितने भी इंडियन मेन एंड वीमेन थे जो बेसिकली वीविंग का काम करते थे, वो लोग क्या फेस करने लग गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जॉबलेस होते जा रहे थे। बट स्टिल उस टाइम भी एक चीज जो देखने में आई वो क्या थी, somehow ऐसा हुआ कि हैंडलूम वीविंग स्टिल एग्जिस्टेड फॉर सम रीजंस। मतलब अभी भी कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो हैंडलूम वीविंग था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब वो क्या वजह थी ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बेसिकली क्या करते थे, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे, जो कि सिर्फ कौन लोग परचेज कर सकते हैं, सिर्फ रिच क्लास लोग ही परचेज कर सकते हैं। तो अभी भी जो पुअर लोग थे जिनके लिए के कोर्स कपड़ा बनाना पड़ता था, ऐसा कपड़ा जो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता था, तो वो कहाँ पे बनाया जाता था, हैंडलूम वीवर्स के द्वारा बनाया जाता था इंडिया में ही। मतलब अभी भी ये एक कारण था जिसकी वजह से हैंडलूम वीविंग एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अलावा ऐसी साड़ीज, यानी ऐसी कुछ इंडियन ड्रेसेस
जिनके ऊपर के बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक बॉर्डर बनाए जाते थे। अब इंट्रिंसिक बॉर्डर क्या होता है कि ऐसा साड़ी बनाया जाना जिसके ऊपर की आप बहुत ही बारीक जो है एम्ब्रॉयडरी करेंगे या कुछ भी ऐसा डिजाइनर वर्क करेंगे। तो इस तरह की जो साड़ीज थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स नहीं बना पाते थे, जिसकी वजह से हैंडलूम वीविंग अभी भी इंडिया में मौजूद था। Moreover, Sholapur and Madura became important centers of weaving. अब ये जो दोनों जगह आपको बताई गई है, शोलापुर और मदुरा, यहाँ पे क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट सेंटर उभर के आए वीविंग के। अब जरा अगर आप यहाँ मैप में देखें तो ये आपको दिखाया गया है शोलापुर। अभी जो शोलापुर है ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। और आपको दिखाया गया मदुराई। मदुरा इसका पुराना नाम था। जो ये सिटी है मदुराई, ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। तो ये दोनों जो शहर थे शोलापुर और मदुरा, ये क्या बन के आए, ये एक इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर के तौर पे उभर के आए। और यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या काम मिलने लग गया, किस चीज का, हैंडलूम वीविंग का। अब इसके बाद एक चीज और देखने में आई, वो ये कि जिस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई, यानी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, तो उसमें एक चीज जो हुई वो ये थी कि महात्मा गांधी अर्ज टू बॉयकॉट ब्रिटिश टेक्सटाइल। मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में ये चीज जो इंडिया के लोगों को कही वो ये थी कि आप ब्रिटिश टेक्सटाइल जो है उसे बॉयकॉट कर दे, उसे पहनना बंद कर दे, और क्या करें, सिर्फ इंडिया का बना हुआ ऐसा कपड़ा जो हैंडलूम वीविंग के द्वारा बनाया गया है उसे ही इस्तेमाल करें। और इसी तरह से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चलती रही, आगे ग्रो करती रही, तो बाद में एक चीज और जो सबको देखने को मिली वो ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट द इमेज ऑफ चरखा ऑन इट्स फ्लैग। अब देखिए हमें ये चीज पता चल रही है ना कि जो क्योंकि हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही थी, तो वो एक तरह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया बहुत सी नेशनलिस्ट मूवमेंट का, क्योंकि अब लोग ये चाह रहे थे कि हम किसी तरह से इसको दोबारा से रिवाइव अप करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे, चाहे तो महात्मा गांधी जी अर्ज कर रहे थे लोगों को कि आप क्या करें, आप ब्रिटिश कॉटन जो टेक्सटाइल है उनको मत पहने। तो दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1931 में जो अपना फ्लैग डिजाइन किया तो उसमें किस चीज की इमेज रखी, चरखा की इमेज रखी। धीरे धीरे बाद में इंडिया में जो कुछ सुधार हुए उसमें ये था कि कॉटन मिल्स बनने लगी, यानी कॉटन मिल्स कम अप। अब बहुत सी कॉटन मिल्स जो थी वो इंडिया में सेटअप हुई। So the first cotton mill was set up at Bombay in 1854. अब 1854 में सबसे पहली जो कॉटन मिल थी वो बनी कहाँ पे, बॉम्बे में। अब बॉम्बे में ये क्यों बनी, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। जैसे कि पहला कारण ये है कि बॉम्बे वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर कॉटन एक्सपोर्ट। बॉम्बे जो था वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, एक ऐसी बंदरगाह थी जहां से कि कॉटन एक्सपोर्ट होती थी। और ये कहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी, एक तो ये जाती थी इंग्लैंड में एंड दूसरा ये जाती थी चाइना में। प्लस आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो